बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं, मैं आपके सामने तेज़ी से रख देता हूँ ताकि कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। एक तो जिन 6 जजेस ने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, उनके ऊपर मुबैना तौर पर अब दबाव डाला जा रहा है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़िलाफ़ एक और शिकायत सामने आ गई है। मिसकंडक्ट के लिए कहा जा रहा है और उनको काम से रोकने की दरख्वास्त भी की जा रही है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब को काम से रोक दिया जाए। ये जो मामला है मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, इसमें जो सबसे पहले ट्वीट आया था हमारे सामने आमिर सईद अब्बासी साहब का आया था। उन्होंने लिखा कि एग्जेक्टिव की मुदाखलत का ख़त लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस में से सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को काम करने से रोकने के लिए मिसकंडक्ट का रेफरेंस दायर कर दिया गया है। ओहदे से हटाने की भी इस्तदा की गई है। इस्लामाबाद के मकामी वकील ने रेफरेंस दायर किया। ज़रा इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ क्विकली। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको जजों के ऊपर दबाव डालने का एक मामला करार दिया है। वकील जो हैं जी वकास साहब हैं, वकास मलिक साहब जो हैं, ये अक्सर ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। इससे पहले भी जजेस के ख़िलाफ़ ये शिकायत कर चुके हैं और इनके बारे में मशहूर है कि ये किसी के कहने के ऊपर शिकायत करते हैं और कोई बहुत प्रोफेशनल लॉयर के तौर पर ये वहाँ मकबूल नहीं है। लोग इनके बारे में ये कहते हैं और ये इलेक्शन भी लड़ते हैं वहाँ पे इस्लामाबाद बार के अंदर। अब इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनमें जो पहला इल्ज़ाम लगाया वो ये है कि 5 जजों को वरगलाया, जो सीनियर जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं उन्होंने, और रियासत के ख़िलाफ़ उनको उकसाया। तो बात यह है वो 5 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और समझदार तरीन लोग होते हैं जो जजेस होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। वो दुनिया के फ़ैसले करते हैं। क्या उनको कोई जज वरगला सकता है या उनको उकसाया जा सकता है? तो पहला एलिगेशन तो यहीं पे फारिग हो जाता है कि वो जजेस ने अपनी मर्ज़ी से दस्तखत किए हैं और वो 5 जजेस हैं हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के, तो उनको वरगलाया नहीं जा सकता। एक एलिगेशन ये लगाया है। दूसरा एलिगेशन लगाया कि जी इनके कुछ शागिर्द थे राना मुजाहिद साहब, उनको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने मुबैना तौर पर सीनियर सिविल जज या उनको सिविल जज भर्ती करवाया था। अब वो सीनियर सिविल जज हैं इस वक्त वो। अब इसके अंदर मामला ये है कि जो राना मुजाहिद साहब हैं वो 2012 से जज हैं, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो 2016 में जज बने। अब बतौर जज ही उन्होंने अपनी पावर इस्तेमाल करके किसी को नीचे जज लगवाना था ना। वो खुद जज बन रहे हैं 2016 में और उन पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि 2012 में जो शख्सियत जज बनी है उनको इन्होंने जज बनवाया है। उस वक्त तो ये वकील हुआ करते थे। एक और इल्ज़ाम इनके ऊपर यह लगाया गया कि जुल्फ़िकार एडवोकेट कत्ल केस जो है उसमें मुल्ज़िमान को एक अपील उनकी आती है और उसमें इन्होंने बरी कर दिया और ये कहा गया कि ये गलत किया गया। मामला ये है कि जुल्फ़िकार एडवोकेट मर्डर केस के अंदर अभी तक मुल्ज़िमान गिरफ्तार ही नहीं हुए। ये भी जो फैक्ट है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। और ये शेर अफजल मरवत साहब ने ये जो है सारी तफसीलात सामने रखी हैं। उन्होंने कहा जी वो तो मुल्ज़िमान अभी तक गिरफ्तार ही नहीं हुए और जो बंदे बरी हुए हैं वो नीचे ट्रायल कोर्ट से बरी होकर आए थे और वो इसलिए बरी होकर आए थे कि वो मुल्ज़िमान कत्ल के अंदर शामिल नहीं थे। शवाहिद मिटाने का उनके ऊपर इल्ज़ाम था वो दफ़ा 201 के मुताबिक। चौथा इल्ज़ाम उनके ऊपर ये है कि इस्लामाबाद कचहरी हमला के जो मुल्ज़िमान हैं उनको बरी किया, इन्होंने बरी नहीं किया, वो भी ट्रायल कोर्ट से बरी होकर आए थे। तो इल्ज़ामात वैसे ही बोगस टाइप के। फिर एक इल्ज़ाम ये है कि वो फलां जो पेपर हैं वो स्टाम्प पेपर वो वहाँ से लिए गए, इनका एक वकील था वो इनका ताल्लुक़ वाला था उसके ज़रिए से किया, रेमंड डेविस का कोई मामला बीच में डाल दिया। ये एक्चुअली सिर्फ दबाव डालने का मामला बज़ाहिर दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये मानना है, या जो वकला इसमें एक लाइन लेते हैं इन 6 जजेस के हक़ में, उनका ये कहना है कि अगर मज़ीद जजेस भी शिकायत करना चाहते हैं या इन 6 जजेस को भी दबाने के लिए ये टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरा मैं एक ख़बर आपके सामने रख देता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की अमाउंट बढ़ती चली जा रही है। जब वो सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए तो $1 अरब की खबर चल रही थी। थोड़ी देर बाद खबर आई कि सऊदी अरब ने $2 अरब की इन्वेस्टमेंट कर दी। फिर खबर आई $3 अरब हो गए। फिर एक और बंदे ने खुश करने के लिए उसको $5 अरब कर दिया। फिर वो अब टीवी चैनल्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे चलना शुरू हुई तो अब उसको बढ़ा के कोई ले गया $7 अरब पे। अब एक खबर मैंने आज यानी कल रात पढ़ी एक खबर, तो उसमें $8 अरब थे और मैं कुछ लोगों को ये देख रहा था कि $10 अरब से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब पाकिस्तान में करने जा रहा है।
यानी शहबाज शरीफ साहब कौन सी ऐसी जादू की छड़ी लेकर गए हैं कि सऊदी अरब जो $1 अरब का शुरू में मुश्किल लग रहा था वो बढ़ते बढ़ते $10 अरब से ऊपर चला गया कि इतना पैसा सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर लाकर खर्च कर देगा। इन लोगों का ना झूठ बोलने का एक रिकॉर्ड है पूरा। मैं आपको मिसाल देकर साबित करूंगा। अभी एक ऐसे झूठ बोलते हैं, मिसाल देकर मैं आपके सामने भी सारी खबर की सूरत में रख दूंगा। इन्होंने ये पहली दफा झूठ नहीं बोला, इन्होंने इससे पहले भी झूठ बोला है। आपको याद होगा जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जब पाकिस्तान में फ्लड आया था, सैलाब आया था, सिंध के अंदर बेशुमार तबाही हुई थी, बलूचिस्तान में हुई थी, खैबर पख्तूनख्वा में हुई थी, जनूबी पंजाब में हुई थी, बहुत सारे लोगों के घर टूट गए थे, बड़ा पाकिस्तान का नुकसान हुआ था। उसका तखमीना कोई 15-16 अरब अमरीकी डॉलर्स का लगाया गया था। ये बहुत बड़ा नुकसान था। हमने उसमें काम भी किया था, आप लोगों ने बड़ी मदद की थी हमारी, और हम अपने हमवतनों के पास गए भी थे उनका हाथ बटाने के लिए। बहुत थोड़ा कर पाए लेकिन कोशिश हम करते रहे। लेकिन मैं आपको सीरियसली ये बताऊं कि कहीं पे भी हुकूमत तो नज़र ही नहीं आई, ना पंजाब हुकूमत नज़र आई, उस वक्त यहाँ परवेज़ इलाही की हुकूमत थी, कोई नज़र नहीं आए, सीरियसली नज़र नहीं आए। इसके अलावा जो सिंध के अंदर हुकूमत थी वो तो सिरे से कहीं दिखाई नहीं दी, लोग गालियाँ दे रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ काम कर रही थी गवर्नमेंट, और वहाँ के लोग कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के बारे में अच्छी बातें भी कर रहे थे। और बलूचिस्तान के अंदर तो तबाही फिरी हुई थी, और जितनी बड़ी तबाही मैंने वहाँ पे देखी, वो लोगों की हिम्मत है कि कैसे उन्होंने इस सैलाब के असरात से निपटा है। बहरहाल हम लोगों ने ज़्यादा काम बलूचिस्तान में और सिंध में किया था, बाकी सूबों में भी किया था, लेकिन ज़्यादा वहाँ पे किया था। तो मुझे याद है जब जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई तो ये सारे उठ के जिनेवा चले गए शहबाज शरीफ साहब के साथ, पूरी काबीना लेके पहुँच गए, बंदे ही बंदे, मुशीर, वजीर, पता नहीं किस किस को लेके शहबाज शरीफ साहब जिनेवा चले गए। और सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा मिली हैं। उस वक्त ये फ़ाद हुसैन साहब जो शहबाज शरीफ साहब के मुशीर बने हुए थे, आजकल वापस सहाफ़ी बन गए हैं, उन्होंने ये कहा कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा मिली है। शफाफ इंतखाबात ही मुल्की मसाइल का वाहिद हल हैं। आगे थोड़ी सी इधर उधर की खबरें देने के बाद फिर उन्होंने बताया फ़ाद हुसैन साहब ने कि बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए हैं। फिर पैसे बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिए, वहाँ पे भी शुरू हुए थे $6 अरब से, फिर $7 अरब की खबर आई, फिर $8 अरब की खबर आई, फिर $12 अरब तक ये ले गए उसको। लोगों ने टीवी चैनल्स के ऊपर इन्होंने पैसे दे दे के या पता नहीं क्या लालच दे के इन्होंने ये खबर चलवाई थी। टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर तो इन्होंने ऐसे खबर चलवाई कि जैसे पैसों की बारिश हो गई, डॉलर्स की बारिश कर दी गई। मुसलमान मुल्कों ने, जो गैर मुस्लिम मुल्क हैं, उन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने, फलां ने, इन्होंने सबके नाम लिए कि हमें बहुत पैसा मिल गया है। $9 बिलियन से ज़्यादा इमदाद मिल गई है। पहली खबर इन्होंने फिर फ़ाद हुसैन साहब ने ये दी थी। और फिर उसके बाद जो है वो डोनर कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी कामयाब हुई है। बड़े बड़े इन्होंने नारे लगाए कि जनाब उन्होंने बड़े पैसे कमा लिए, लेकिन एक्चुअली इनको क्या मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। 8 जनवरी 2024 को एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें ये कहा गया कि $10 अरब से ज़्यादा प्लज किए गए, यानी $10 अरब से ज़्यादा का वादा किया गया कि इनको मिलेंगे, और जो पैसे इनको मिले वो 5% भी नहीं थे। $10 अरब का वादा था, 5% भी इनको नहीं मिले, यानी 5% तक के ऊपर काम हुआ। ये उस वक्त कहा गया था, ये मैं आपको जनवरी की खबर बता रहा हूँ। उस वक्त जो है वो फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब के साथ थे, तो उन्होंने कहा था एक ट्वीट करते हुए कि डोनर कॉन्फ्रेंस में मेज़बान फ्रांस ने $10 मिलियन दिए, एक भी अहम लीडर कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं। अगर सारी कॉन्फ्रेंस वीडियो लिंक पर ही करनी थी तो जिनेवा जाने की क्या ज़रूरत थी। ये वहाँ पे गए थे और ये अकेले ही वहाँ बैठे हुए थे, बाकी सारे मुल्क जो पैसे देने वाले थे वो वीडियो लिंक के ऊपर थे। तो भैया आप मुंह उठा के वहाँ क्यों चले गए, ये फवाद चौधरी साहब पूछ रहे हैं। पैसे तो नहीं आए, लेकिन कई लाख डॉलर वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के दौरे के ऊपर लग गए। यही बात थी जो उस वक्त भी मैंने उठाई थी कि आप मुंह उठा के सारे चले गए हैं, वहाँ जाकर आप बैठ गए हैं, दुनिया के मुल्क वहाँ पे आए नहीं हैं, और जिन्होंने आपको पैसे दिए वो भी ऑनलाइन दिए, और वो पैसे भी आपको मिले ही नहीं। यानी अगर आज कोई साबित कर दे ना कि वो $10 अरब या इससे ज़्यादा की रकम के ही लोग दावा कर रहे थे, वो $10 अरब पाकिस्तान को मिला है, तो भाईजान मैं जो कहेगा वो बात मान लूँगा। वो पैसे पाकिस्तान को आज तक नहीं मिले। इसी तरह अब ये फिर दावे कर रहे हैं कि हमें सऊदी अरब ये पैसे दे देगा, वो पैसे दे देगा, इतने पैसे दे देगा। इंडिया शहबाज शरीफ की मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात को अपनी कामयाबी कह रहा है। वो कैसे,
वो मैं आपको एक और वीलॉग में बताऊंगा। पाकिस्तान को उसका वैसे जवाब देना चाहिए। इंडिया की हिम्मत बहुत बढ़ती चली जा रही है, वो बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है जो पाकिस्तान को बहुत डिग्रेड करके वो स्टेटमेंट दे रहा है। पाकिस्तान को अब जवाब देना चाहिए। नाज़रीन, एक और बड़ी अजीब खबर आई और ये खबर है जी शहीद अरशद शरीफ साहब के हवाले से। अरशद भाई के हवाले से खबर ये है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा 22A के तहत दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अहमद अरशद महमूद ने तहरीरी हुक्म जारी करते हुए IG इस्लामाबाद, SSP और SHO से 19 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब कर ली है। इस्लामाबाद के एक शहरी हैं शाकिर अली, उन्होंने नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी है। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ का कत्ल कौमी सानेहा है, जालिमाना कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोई भी दरख्वास्त दे सकता है। इल्ज़ाम लगाया गया कि अरशद शरीफ ने शरीफ फैमिली की करप्शन से मुतालिक प्रोग्राम किए, जबकि नवाज शरीफ की कीनिया में 1998 से शुगर मिल भी है। अच्छा, ये थाना कराची कंपनी में 3 फरवरी फिर 23 फरवरी को दरख्वास्त दी गई, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए और नवाज शरीफ का नाम ECL पर डाला जाए ताकि ये इश्तिहारी ना हो सके, भाग ना सके। अब मामला ये है कि शहीद अरशद शरीफ की तो फैमिली को ही नहीं पता कि उनके नाम पे कोई बंदा दरखास्तें दिए फिर रहा है, उनके बेटे के नाम पे। उनकी वालदा को नहीं पता, उनकी अहलिया को नहीं पता कि कोई बंदा दरखास्तें दे रहा है। और उसके बाद ना सिर्फ उनको पता नहीं है बल्कि दरखास्तें देने वाला अदालत में पहुंच गया है और अदालत से एक ऑर्डर भी आ गया है। देखिए, अरशद शरीफ साहब की वालदा की जो एप्लीकेशन है या उनकी जो दरखास्त है वो अभी तक पेंडिंग है और गुज़िश्ता साल से लेकर अब तक लगभग 1 साल होने वाला है। अरशद शरीफ साहब का मुकदमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी नहीं सुना गया। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कत्ल है ये एक अंधा कत्ल नहीं रहेगा, कभी ना कभी इस मामले में इंसाफ ज़रूर होगा और इंशाल्लाह होगा। नाज़रीन, MQM ने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया कि 3 महीने के लिए कराची को जो है फ़ौज के हवाले कर दिया जाए। बात यह है कि फ़ौज ने कराची को क्यों संभालना है? अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो पुलिस संभाले। पुलिस को उसके असल काम पे आने देंगे तभी तो अमन आएगा। पुलिस को कभी लगा देते हैं फलां पॉलिटिकल पार्टी के पीछे, कभी लगा देते हैं फलां पॉलिटिकल पार्टी के पीछे, कभी उसको लगा देते हैं प्रोटोकॉल्स के ऊपर, कभी उसको लगा देते हैं जनाब फलां बंदे के पीछे चले जाओ। पुलिस को उसका असल काम अगर करने दिया जाए तो कहीं पे भी पुलिस के अलावा किसी और इजाफी फोर्स की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन MQM ने इस मौके पर यह स्टेटमेंट क्यों दिया, इसकी गहराई को आप समझिए। MQM जब भी कुछ गेन करना चाहती है, कुछ हासिल करना चाहती है तो ऐसी हरकतें करती है जिससे उसकी जो इत्तेहादी जमातें हैं या जो हुक्मरान जमात है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो और वो MQM की बात मानने पर मजबूर हो जाए। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जी। 9 तारीख को इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई थी और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बना दी गई थी। तो वो सारी चीज़ें मुझे आज भी याद हैं। हम वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे और साइफ़र वाला मामला उठा हुआ था, एक कैबिनेट मीटिंग भी हुई थी वहाँ पे और ये पहला मौका था कि हम सब सहाफ़ियों को वहाँ पे टेलीफोन्स के साथ अंदर जाने की इजाज़त थी। तो हम टेलीफोन पे इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी कर रहे थे और साथ साथ जो वहाँ हो रहा था वो सब कुछ भी देख रहे थे। उसके बाद से लेकर अब तक इमरान खान साहब ने बहुत मुश्किल वक्त देखा, उनकी पार्टी जो है उसने बहुत मुश्किल वक्त देखा, उनके हज़ारों कारकुन ज़ख्मी हुए, बहुत सारे कारकुन उनके जो है वो जाँ बहक भी हो गए, दुनिया में नहीं रहे। इसके अलावा इमरान खान साहब जो है उनको गोलियां लगीं। इमरान खान साहब के ऊपर लगभग 200 मुकदमे वो क्लेम करते हैं उनके ऊपर बने। बहुत सारे सहाफ़ियों के साथ बहुत मुश्किल हालात पैदा हुए। अरशद शरीफ जो है वो शहीद कर दिए गए। मैं किन हालात से गुज़रा आप जानते हैं, बाकी सहाफ़ी किन हालात से गुज़रे या अब तक गुज़र रहे हैं वो भी आप जानते हैं। तो पिछले 2 साल पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब डरावने ख्वाब की तरह थे। लोगों के साथ कैसा जुल्म हुआ, कैसी बर्बरियत हुई, लोगों को महंगाई की चक्की में पीस दिया गया, पाकिस्तान की मईशत को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया गया। ये 2 साल बहुत खौफनाक थे पाकिस्तान के लिए, एक डरावना ख्वाब। लेकिन उस रात के बारे में मुझे कुछ अभी भी वो तमाम चीज़ें मुझे याद हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक फ़िल्म की तरह मेरे दिमाग में वो चलती है रात। हम वहाँ पे मौजूद थे, 7 सहाफ़ी थे हम। शहीद अरशद शरीफ भी हमारे साथ थे, साबिर शाकिर साहब भी हमारे साथ थे, मुईद पीरज़ादा साहब वहाँ थे। एक शहीद हो गया, 2 पाकिस्तान में नहीं है, और भी कुछ लोग थे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मैंने इमरान खान के करैक्टर जैसा कोई आदमी नहीं देखा,
किसी आदमी को ये पता भी चल जाए ना कि उसकी हुकूमत जा सकती है, तो वो बेचैनी उसके चेहरे पे आपको नज़र आ जाती है। लेकिन उस रात जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से आखिरी दफ़ा निकले, तो मैं ये देख रहा था कि वो जितने इत्मीनान से और पुरसकून अंदाज में वहाँ से जा रहे थे, इसकी पाकिस्तान में आपको कभी मिसाल नहीं मिलेगी। इमरान खान को पता था कि आज उनकी हुकूमत ख़त्म हो रही है और उनके ख़िलाफ़ बड़ा ज़बरदस्त क्रैकडाउन भी हो सकता है। जिन हालात में उनको निकाला जा रहा है उनसे बदला भी लिया जाएगा, उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन वो इंतहाई पुरसकून अंदाज में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ से निकले। और मैंने उस दिन आपको रिपोर्ट की थी 2 बातें जिसको शायद लोगों ने दिल से ही लगा लिया। एक मैंने आपको ये बताया था कि उनके हाथ में सिर्फ़ एक डायरी थी और कोई सामान उनका नहीं था वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, और वो डायरी लेकर वहाँ से निकल गए। और दूसरा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इमरान खान ने उस दिन हम लोगों से ये पूछा था कि देखना कोई रह तो नहीं गया इस मुल्क में जो मेरे ख़िलाफ़ ना हो। आज 2 साल के बाद मैं इमरान खान साहब को ये कह सकता हूँ कि सिर्फ मुल्क आपके साथ है, बाकी सारे आपके ख़िलाफ़ हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।